हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विथ फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस इज टू बी टेस्टेड, विच टेस्ट इज यूज्ड। हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? एफ टेस्ट को यूज किया जाता है जब ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करना होता है, और जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एफ टेस्ट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तीन डायग्राम गिवन है, ए बी एंड सी, और यहाँ पे पूछा गया है कि इन डायग्राम में से कौन कौन सा हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को बता रहा है। हमारे पास हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जब एजम्पशन पढ़ी थी तो उनमें एक एजम्पशन ये पढ़ी थी कि एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होता है तो उसको कहा जाता है होमोस्कैडास्टिसिटी, और अगर एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब वेरी करता है, तो वहां पे क्या पाया जाता है? हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है इन डायग्राम में से कौन कौन सा जो हेट्रो की प्रॉब्लम को बता रहा है। तो अगर हम डायग्राम ए देखें तो डायग्राम ए में एक्स वेरिएबल, हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन डायग्राम में किस एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है तीनों डायग्राम में, और वाई एक्सिस पे दे रखा है एरर टर्म का वेरिएंस, तो तीनों डायग्राम में। तो अब हम देखते हैं कि ए डायग्राम में जो है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, यहाँ पे है पहले माना, तो हमारा वेरिएंस एरर टर्म का ये है। यहाँ पे जाते हैं तो एरर टर्म का वेरिएंस फिर भी सेम ही है, यहाँ पे जाने से भी एरर टर्म का वेरिएंस सेम ही है। मतलब एरर टर्म का वेरिएंस जो है फर्स्ट डायग्राम में सेम रह रहा है, तो यहाँ पे हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, सेम रह रहा है। अब दूसरा जो डायग्राम है बी डायग्राम है। बी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज होता है तो हमारा एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे कभी ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है, ये है, ये है। तो ये इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के चेंज होने से जब हमारा एरर टर्म का वेरिएंस चेंज होता है तो हमने कहा हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो बी डायग्राम में जो हेट्रो की प्रॉब्लम पाई जा रही है। उसके बाद सी डायग्राम को देखें तो इसमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज हो रहा है तो हमारा जो एरर टर्म का वेरिएंस है वो भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हेट्रो की प्रॉब्लम जो है पाई जा रही है। तो हम देख सकते हैं बी और सी डायग्राम जो है उन दोनों में हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बी एंड सी हो जाएगा, और ये बी एंड सी जो है फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? फर्स्ट देख लेते हैं ए ऑप्शन, डरविन वॉटसन टेस्ट। ये किसके साथ किया गया है? इन्होंने ऑटो कोरिलेशन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डरविन टेस्ट जो है वो किसके लिए? ऑटो कोरिलेशन के लिए ही यूज होता है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है बी, डिकी फुलर टेस्ट हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। यहाँ पे ये इन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि डिकी फुलर टेस्ट जो है वो स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए यूज होता है, हेट्रो के लिए यूज नहीं होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस के साथ, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि एफ टेस्ट को ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल जो है वो कोएक अप्रोच से ही रिलेटेड है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, डिकी फुलर टेस्ट जो है वो मैच नहीं हो रहा है हेट्रो के साथ। ये किसके साथ मैच होता है? स्टेशनैरिटी के साथ। तो ये इनकरेक्ट पेयर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल? हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कुछ एक एजम्पशंस पढ़ी हुई हैं, तो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और इन स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कि कौन कौन सी एजम्पशन जो है वो ठीक है। सबसे पहली एजम्पशन है रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन द पैरामीटर्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने ये एजम्पशन पढ़ी हुई है कि जो रिग्रेशन मॉडल में पैरामीटर्स होने चाहिए वो लीनियर होने चाहिए। वेरिएबल जो है वो लीनियर या नॉन लीनियर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एजम्पशन तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। दूसरा, जीरो मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म म्यू। बिल्कुल ठीक है कि एरर टर्म का जो मीन वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ये भी एजम्पशन पड़ी हुई है, तो बी स्टेटमेंट जो में जो एजम्पशन दे रखी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, द वेरिएंस ऑफ द म्यू आई इज नॉट कांस्टेंट। हमने तो ये पढ़ा हुआ है एजम्पशन कि एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए,
मगर यहाँ पे नॉट कांस्टेंट दे दिया, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तब तो उसको क्या कहा जाता है, होमोस्कैडास्टिसिटी, और ये अजम्पशन है कि एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट ही होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या कहा है कि नॉट कांस्टेंट, और जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है तो हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये एजम्पशन, जो ये स्टेटमेंट में जो एजम्पशन दे रखी है वो तो हमारी हो गई रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे नॉट कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद देयर इज ए सीरियल ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स। हमने एजम्पशन ये पढ़ी हुई है कि एरर टर्म के बीच में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे सीरियल ऑटो कोरिलेशन दे रखा है एरर टर्म्स के बीच में, तो ये एजम्पशन भी हमारी रॉन्ग होगी। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। ये भी बिल्कुल एजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एजम्पशन की ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी एंड ई, ये जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से में है, ए, बी एंड ई। फर्स्ट में तो ए, बी, सी एंड ई दे रखी है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन ए, बी एंड ई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और ये बाकी दो हमारे रॉन्ग हो गए। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सैंपल सर्वे ऑफ सेम 100 हाउस होल्ड इज conducted in a particular village annually for 5 years, the data so collected will be described as time series data, cross section data, panel data या pool data। तो हम सबसे पहले इन चारों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा में देख लेते हैं। टाइम सीरीज डेटा की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 1 होता है और क्रॉस सेक्शनल डेटा में मोर देन 1 होता है। टाइम सीरीज डेटा में टाइम पीरियड मोर देन 1 होता है, मगर क्रॉस सेक्शनल डेटा में टाइम पीरियड 1 होता है। ये कैसे देखेंगे, टाइम सीरीज डेटा में अगर इकोनॉमिक यूनिट की बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी क्या हो गया, यूनिट हो गया, क्योंकि इनकम बहुत सारे सोर्स होते हैं इनकम के, सैलरी से भी आती है, रेंट से भी आती है, डिविडेंड से भी आती है। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, और टाइम पीरियड ज्यादा हो गया बिटवीन 2020 टू 2024। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम सीरीज डेटा में हमारे पास यूनिट तो 1 हो गया सैलरी, मगर टाइम 1 से ज्यादा हो गया। क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा में हमारे पास यूनिट 1 से ज्यादा होंगे। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकती है, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो हम इन सब को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा में यूनिट तो ज्यादा होते हैं मगर टाइम पीरियड एक ही रहता है। जैसे पर्टिकुलर ईयर में हम चेक कर रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से कितनी कितनी है 2024 में, तो पर्टिकुलर ईयर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा में। अब टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा को मिलाकर जब इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है तो या तो वो पैनल डेटा बनेगा या फिर पूल डेटा बनेगा। तो इन दोनों में भी अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे पैनल डेटा और पूल डेटा में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि क्रॉस और टाइम का जो मिक्सचर होता है वो क्या बनता है, पूल डेटा बनता है, या पैनल डेटा, सॉरी, क्रॉस और हमारे पास टाइम सीरीज डेटा का मिक्सचर क्या बनता है, या तो पैनल बनेगा या पूल्ड बनेगा। तो यहाँ पे पैनल और पूल्ड में क्या डिफरेंस होगा वो देख लेते हैं। पैनल डेटा में क्या है, पैनल डेटा यूनिट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मगर पूल डेटा में क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा का जो यूनिट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, डेटा ऑफ सेम 100 हाउस होल्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सेम 100 हाउस होल्ड की बात कर रही है तो पैनल डेटा, और पूल डेटा कब बनेगा, जब ये डिफरेंट 100 हाउस होल्ड होते। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं टाइम सीरीज डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 100 हाउस होल्ड है तो यूनिट ज्यादा हो गया, तो यूनिट जो है मोर देन 1 हो गया, टाइम भी ज्यादा है, तो यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा तो नहीं हो सकता। क्रॉस सेक्शनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इयर्स की बात की है और क्रॉस सेक्शनल में जो टाइम होता है पर्टिकुलर ईयर पे होता है, मतलब 1 साल का होता है, तो क्रॉस भी नहीं होगा। हाँ, इन दोनों का मिक्सचर है, तो मिक्सचर में या तो पैनल बनता या पूल्ड बनता, मगर पैनल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि सेम 100 हाउस होल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मैच द फॉलोइंग लिस्ट। हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, अब हमने इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में दे रखे हैं ए, बी,
सी और डी। अब हम इनको मैच कर लेते हैं। कंटीजेंसी टेबल जो है वो काई स्क्वायर के लिए यूज होता है, तो ए का हो जाएगा हमारे पास 3। यूनिट रूट टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है हमारे पास स्टेशनैरिटी के लिए, तो बी का हो जाएगा 1। सी फिशर एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज होता है, तो सी का हो जाएगा 4। और डी ग्रेंजर टेस्ट वो हो जाएगा कैजुअलिटी के लिए, तो 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ए में 3 1 4 2, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब बाकी जो हमारे रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द टर्म बेस्ट इन ब्लू इंप्लाइज दैट। बेस्ट क्या है ब्लू में, तो सबसे पहले हम ब्लू ही देख लेते हैं। ब्लू किसको डिनोट करता है, BLUE। बी का मतलब हम बोलते हैं बेस्ट, और बेस्ट कब होता है, बेस्ट तब होता है जब मिनिमम वेरिएंस होता है, मिनिमम वेरिएंस। एल का मतलब लीनियरिटी ऑफ पैरामीटर, जो पैरामीटर है वो क्या होने चाहिए, लीनियर होना चाहिए। यू किसको शो कर रहा है, अनबायसनेस। अनबायसनेस कब होती है, जब हमारे पास सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अनबायसनेस है। और ई किसको शो कर रहा है, एस्टिमेटर। तो ब्लू का मतलब क्या हो गया, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी जो बेस्ट है, बेस्ट का क्या मतलब है, तो बेस्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा, मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वेरिएंस किसमें दे रखा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए में मैक्सिमम वेरिएंस दे रखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एवरेज वेरिएंस भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। और डी में तो अनबायस्ड वेरिएंस दे रखा, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डरविन टेस्ट इज यूज्ड इन। डरविन टेस्ट किस में यूज होता है, ऑटो कोरिलेशन में, मल्टी कॉलिनैरिटी में, हेट्रोस्कैडास्टिसिटी में, या ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए। तो डरविन टेस्ट जो है वो ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयक अप्रोच टू इकोनोमेट्रिक analysis deal with relationship involving lagged explanatory variables, qualitative explanatory variables, exponential explanatory variables, या none of the above। तो कोयक अप्रोच किससे रिलेटेड है, किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है, वो बताती है lagged explanatory variables, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, what would be consequences for the OLS estimator if heteroscedasticity is present in the regression model but it is ignored। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बायस्डनेस हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी इनएफिशिएंट।